एक गांव था जहां एक पुरानी आत्मा वापस आने का प्रयास कर रही थी। एक दिन चारों ओर उमस थी, बादल आसमान में घिरे हुए थे, पर बारिश की एक बूंद नहीं। हवा में अजीब सी सड़न सी गंध थी। रामू खेतों से जल्दी घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। राधा, जल्दी दरवाजा खोलो। अंदर से राधा दौड़ती हुई निकली। क्या हुआ रामू, ऐसे क्यों घबराए हुए हो? कुछ ठीक नहीं लग रहा। खेतों में अजीब सन्नाटा था, हवा में भी घुटन थी, पेड़ों के पत्ते भी जैसे कांप रहे थे। अरे, ये गंध कैसी है? जैसे सड़े हुए अंडों जैसी। उसी समय मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। पंडित विष्णु शरण जोर से चिल्लाए, सावधान गांव वालों, कुछ अनिष्ट होने वाला है, भोलेनाथ से प्रार्थना करो। पूरा गांव खिड़कियों से झांक रहा था। आसमान में वो आत्मा भयानक हंसी के साथ उस गांव को देख रही थी। तभी आसमान में बिजली चमकी और अचानक कुछ भारी सा गिरने की आवाज आई। रामू, छत पर कुछ गिरा है। रामू दौड़कर बाहर निकला और उसने ऊपर देखा। हे प्रभु, ये तो मेंढक है। चारों तरफ सैकड़ों मेढक आसमान से गिर रहे थे। गांव में चीख पुकार मच गई। अंदर आ जाओ मुनिया, खिड़कियां बंद करो सब। भयानक आत्मा ऊपर से अपना प्रकोप दिखाकर बहुत खुश थी। अब इन गांव वालों को सबक मिलेगा। ये वही चिन्ह है, पाप की निशानी। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। माहौल गंभीर था। आज रात जो हुआ वो हमने पहले कभी नहीं देखा। आसमान से मेंढक, ये कोई प्राकृतिक बात नहीं है। मेरे घर की छत टूट गई, इतने मेंढक गिरे कि झाड़ू तक काम नहीं आई। तुम लोग सुनोगे नहीं, मैंने बरसों पहले ही कहा था, वो पुरानी बावड़ी को बंद मत करो। हाँ। कौन सी बावड़ी दादी? अरे, जिसे गांव के किनारे ईंटों से ढक दिया गया था, वहां से ही शुरू हुई थी मेंढकों की बारिश 40 साल पहले। उस रात भी मेंढक गिरे थे और फिर गायब हो गए थे 3 लोग। दादी ठीक कह रही हैं, वो बावड़ी शापित है। वहाँ एक तांत्रिक को मारा गया था। उसी ने मरते मरते कहा था, जब बारिश होगी जल नहीं बरसेगा, जानवर बरसेंगे और उसके साथ आएगी मौत। हमें जांच करनी होगी, लेकिन किसी को अकेले वहां नहीं जाना चाहिए। आज रात हम सब गांव के चौक में रहेंगे। रात हो जाती है। रामू नींद में था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। रामू चीख पड़ा और उठ बैठा। ये सपना था या चेतावनी? रामू सुबह आंखें मलता हुआ उठा। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी। क्या हुआ रामू, रात को चीख कर उठे थे? कोई सपना देखा था क्या? सपना नहीं रहा था, शायद चेतावनी थी। किसी ने कहा बावड़ी को मत छूना, अगली बार इंसान गिरेंगे। हे भगवान, वो बावड़ी तो वर्षों से बंद है। मैंने तय किया है, आज मैं उस बावड़ी के पास जाकर देखूंगा। जो सच है उसे जानना जरूरी है। गांव वाले उस रात की बारिश के डर से अब भी सन्न थे। चारों ओर कीचड़ और मरे हुए मेंढकों की बदबू फैली थी। कुछ गांव वाले उन्हें जला रहे थे। सरपंच के तौर पर मैं कहता हूँ, कोई भी अकेले बावड़ी की तरफ न जाए। हमने उसे सालों पहले बंद किया, बिना जाने कि उसमें क्या था। किंतु अब समय आ गया है कि हम उस गुप्त रहस्य को खोलें। उस तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ तांत्रिक। उसे गांव वालों ने पीट पीट कर बावड़ी में फेंका था। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगा और बारिश के साथ लाऊंगा अपनी सेना। सेना? मेंढकों की। वो मेंढक नहीं, उसके भेजे हुए दूत हैं, दूत। गांव में सन्नाटा छा जाता है। रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। वो अकेले गांव से बाहर निकल पड़ा। सूखे खेतों और पुराने बबूल के पेड़ों को पार करते हुए वो उस जगह पहुंचा, बावड़ी का स्थान। वहां की मिट्टी काली हो चुकी थी, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो, और बावड़ी पर लगे ईंटों में दरारें आ चुकी थी। ये बावड़ी इतनी सड़ चुकी है, जैसे कोई अंदर से खा रहा हो। वह झुककर दरारों में झांकने लगा। किसी पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। कौन है वहां? एक क्षण के लिए सब शांत हो गया और फिर एक मेंढक रामू के कंधे पर गिरा। वो मेंढक अलग था।
उसकी आंखें काली नहीं और उसके पैरों में बारीक सी सोने की जंजीर बंधी थी। ये आम मेंढक नहीं है, ये किसी चीज का संकेत है। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। रामू के कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तू बावड़ी तक आया है, अब वापस मत जा। पंडित विष्णु और कमला दीदी दोनों एक पुराने ग्रंथ को पढ़ रहे थे। ये देखो दादी, इस ग्रंथ में लिखा है, जहाँ गिरे मेंढक स्वर्ग से, वहाँ छुपा है नर्क का द्वार। यानी बावड़ी एक रास्ता है नरक की ओर। रामू वापस लौटा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, भय, संशय और एक हल्की सी झलक किसी अजनबी असर की। क्या हुआ? बावड़ी गए थे? हाँ, वहाँ कुछ था, कोई देख रहा था मुझे, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे फिर जाना पड़ेगा। नहीं रामू, पंडित जी ने मना किया है, दादी ने बताया है वहाँ श्राप है। कभी कभी श्राप को खत्म करने के लिए श्राप को समझना पड़ता है। सुबह का सूरज चमक रहा था, लेकिन जमीन अब भी मेढकों की लाशों से ढकी हुई थी। गांव के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया। इधर चुपचाप बिना किसी को बताए रामू फिर उस शापित बावड़ी के पास गया। मुझे डर नहीं लग रहा। अजीब बात है, यहाँ कर मुझे शांति मिलती है, जैसे मैं यहीं का हिस्सा हूँ। रामू झांकता है और वो देखता है एक आत्मा इंसानी आकार की, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। भैरवनाथ, क्या ये तुम हो? तभी वो आत्मा ऊपर उठती है, लेकिन पूरी नहीं निकलती। बस एक आवाज आती है, एक और बारिश और मैं मुक्त हो जाऊंगा। गुलाब सिंह ने गांव के बुजुर्गों की आपात बैठक बुलाई। अब समय आ गया है कि हम सरकार को खबर करें। ये मेंढकों की बारिश किसी प्राकृतिक वजह से नहीं हो रही, पर सरकार तो कहेगी ये टोड रेन है। विदेशों में भी ऐसा हुआ है कभी कभी। ये टोड रेन नहीं, ये तंत्र है, ये बारिश नहीं, भैरवनाथ की वापसी की प्रक्रिया है। और अगली बार सिर्फ मेंढक नहीं गिरेंगे, कुछ और भी गिरेगा। राधा नींद में थी, लेकिन बिस्तर पर रामू नहीं था। राधा उठती है और कमरे में उसे खोजती है। रामू, कहाँ गए तुम? फिर वो देखती है रामू आंगन के कुएं के पास खड़ा है, आसमान की ओर देखता हुआ। रामू, ये क्या कर रहे हो वहाँ तुम? रामू उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें अब नीली नहीं लाल थी, जलती हुई। राधा कांप रही थी। उसके सामने रामू खड़ा था, पर वो रामू नहीं रहा था। अब उसके अंदर भैरवनाथ की आत्मा का एक अंश था। अब वो भूतिया रामू बन चुका था। तुम्हारी आंखें ये लाल कैसे हो गई? राधा उल्टे पांव भागी। राधा रोती हुई मंदिर के पुजारी विष्णु शरण के पास पहुंची। पंडित जी, रामू बदल गया है, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब कुछ अजीब हो गया है। अब सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। अब उस बावड़ी को पूरी तरह बंद करना होगा, उससे पहले कि वो बाहर निकल आए। गांव में अब हर कोई फुसफुसा रहा था। पंडित विष्णु, गुलाब सिंह और कुछ गांव वाले पास के जंगल में एक पुराने ओझा के पास पहुंचे, तांत्रिक बालेश्वर, जिसके एक हाथ में मेंढक बंधे थे और गले में नरमुंडों की माला। भूतिया रामू अब हर रात खेतों में घूमता, बावड़ी से बात करता और बीच बीच में जोर से हंसता। अगली बारिश कब होगी? बावड़ी से फिर गूंज आई, पूर्णिमा की रात, 7 दिन बाद। और तभी भूतिया रामू के चारों ओर मेंढक इकट्ठा होने लगे, जैसे किसी तांत्रिक यज्ञ का मंडल। गांव में आग जलाई गई। बालेश्वर ने मेंढकों के पंजों को जलाकर धुएं से भविष्यवाणी की। आसमान काले बादलों से घिर चुका था। बिजली बार बार चमक रही थी। बावड़ी के पास बालेश्वर तांत्रिक, पंडित विष्णु, गुलाब सिंह, कमला देवी और सैकड़ों गांव वाले जमा थे। आज अगर हम हार गए तो हर साल इस गांव में मेंढकों की नहीं, लाशों की बारिश होगी। हवा अचानक भारी हो गई। बावड़ी से भयानक गूंज उठी। भूतिया रामू की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज अब रामू की नहीं थी। भैरवनाथ का भूत पूरी तरह रामू पर हावी हो चुका था। बालेश्वर ने हवन शुरू किया, पर रामू के अंदर भैरवनाथ का भूत जोर से चिल्लाया और भूतिया रामू का शरीर हवा में उठ गया। एक क्षण को भूतिया रामू की आंखें कांप गई। उसकी पुतलियां हल्की नीली हो गईं। अंदर कहीं रामू की आत्मा जोर लगा रही थी। बालेश्वर ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा, जिसमें शर्त थी कि यदि भैरवनाथ की आत्मा को निकालना है तो शरीर को नष्ट करना होगा। बालेश्वर ने मंत्र पढ़ा और रामू बावड़ी में कूद गया।
उस क्षण आकाश साफ हो गया और जान गंवाकर रामू ने गांव और गांव वालों को उनका भविष्य उपहार में दे दिया। एक गांव में ऋषि नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अरे आज तो मैं बहुत लेट हो गया, माँ भी परेशान होगी। तभी जल्दी के चक्कर में ऋषि का पैर एक गड्ढे में पड़ता है और वो गिर जाता है। अरे मर गया रे। पहले ही देर हो रही थी और ऊपर से ये चोट लग गई। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा। अरे कोई है, कोई है? ऋषि आवाजें लगाने लगता है। अरे भाई, कोई है? अरे भाई मेरी मदद करो। अरे क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ऋषि उस लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। अरे क्या हुआ? तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है। हाँ, वो मैं जल्दी जल्दी घर जा रहा था तो गिर गया। लड़की उसे उठाती है और एक पेड़ के नीचे बिठा देती है और अपनी चुन्नी फाड़ कर पट्टी बांध देती है। तुम बुरा मत मानना, वो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है। ओह अच्छा। अच्छा नाम है, बहुत सुंदर नाम है। ऐसे ही बहुत देर तक दोनों बातें करते रहते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब मेरा पैर कुछ ठीक है, रात बहुत हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं। रोशनी अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और एक डरावनी गुफा में जाती है। आओ बेटी, काम बना कुछ? हाँ माँ, मैं मौका देखकर ही इस ऋषि की जान निकाल लूंगी। इसकी माँ ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर कई साल पहले तुम्हारे होने वाले पति रोहन की जान इस ऋषि में डाल दी थी। हाँ माँ, मुझे याद है। चुड़ैल की गुफा में ही रोहन की लाश रखी होती है। ऋषि की जान निकालकर वापस रोहन में डालनी होगी, रोहन तभी दोबारा जिंदा हो सकेगा। दूसरी ओर, अरे बेटा कहाँ रह गया था तू? मैं कितनी परेशान थी। अरे माँ, आप इतना क्यों डरती हो मेरे लिए? कुछ नहीं होगा मुझे। वो लोग बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन खेतों में, ऋषि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ अपने हाथों से बनाकर। अरे वाह, ठीक है तो लाओ दो। ऋषि रोशनी का लाया हुआ खाना खा लेता है। खाना खाते ही वो बेहोश हो जाता है। रोशनी अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। आज मैं इसकी जान निकाल लूंगी। वो ऋषि को मारने ही लगती है कि सरपंच जी आ जाते हैं। अरे ये बुढ़ा सरपंच यहाँ कहाँ से आ गया? चुड़ैल पेड़ के पीछे छिप जाती है। सरपंच ऋषि को बेहोश देखकर उसके मुंह पर पानी डालता है तो ऋषि उठ जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? पता नहीं सरपंच जी, मैं तो खाना खा रहा था। रोशनी कहाँ गई? यहाँ कोनो रोशनी फोशनी नहीं है, चलो हम चलते हैं। अगले दिन, माँ कल तो मैं ऋषि की जान बस लेने ही वाली थी कि वो बुढ़ा सरपंच बीच में आ गया, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रोशनी के रूप में फिर से ऋषि से मिलने जाती है। रोशनी, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी माँ ने मुझे कई लड़कियाँ दिखाई, लेकिन आज तक मुझे कोई पसंद नहीं आई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोशनी कुछ देर सोचती है। ऐसे इसकी जान लेना मुश्किल है, लेकिन मैं अगर इससे शादी कर लूंगी तो मुझे काफी मौके मिलेंगे इसकी जान निकालने के। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि तुम मेरे पति बनोगे। फिर अगले कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और चुड़ैल ऋषि के घर आ जाती है। अरे वाह बेटी, बहुत सुंदर हो तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, बेटी, और मैं तुम्हें हमेशा बेटी के जैसा ही रखूंगी। जाओ कमरे में जाओ, ऋषि आराम करो। दोनों कमरे में चले जाते हैं। रोशनी, मैंने कभी नहीं सोचा था
कि मेरे जैसे गवार को तुम जैसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था। अब तुम सो जाओ, फिर मैं अपना काम करूँ। काम? इतनी रात में क्या काम? अरे कुछ नहीं, मतलब मैंने मन्नत मांगी थी कि तुमसे शादी हो जाएगी तो मैं माता जी के मंदिर जाऊंगी। तब तक मैं तुमसे अलग सोऊंगी, तो मैं नीचे जमीन पर सो जाती हूँ। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी ठंड में नीचे नहीं सोने दूंगा। तुम बिस्तर पे आ जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। फिर ऋषि उसे जबरदस्ती ऊपर बिस्तर पर सुला देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। ऋषि के सोते ही रोशनी अपने असली रूप में आ जाती है। और जैसे ही उठती है तो ऋषि भी उठा हुआ होता है। चुड़ैल जल्दी से रजाई में अपना मुंह करके लेट जाती है। अरे रोशनी हिल क्यों रही है इतना? लगता है इसको ठंड लग रही है। इसको अपनी रजाई भी दे देता हूँ। इतना बोलकर ऋषि उसे अपनी रजाई भी दे देता है और खुद एक पतली सी चादर लेकर सो जाता है। चुड़ैल उठकर देखती है तो ऋषि सो चुका होता है। अरे इसे ठंड नहीं लगती, अपनी रजाई भी मुझे दे दी और खुद ऐसे ही सो गया। ये मुझे कितना प्यार करता है। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। फिर चुड़ैल पास में रखा चाकू उठाती है और ऋषि को मारने लगती है, लेकिन मार नहीं पाती। सुबह हो जाती है और ऋषि की माँ कमरे में आ जाती है। चुड़ैल जल्दी से रोशनी का रूप ले लेती है। अरे बेटी, उठ गई तुम, चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। रोशनी जब बाहर जाती है तो सारा खाना तैयार होता है। अरे माँ, आपने ये सब क्यों बनाया? ये सब तो मेरा काम है अब। नहीं बेटी, क्या फर्क पड़ता है, तू भी तो ऋषि की तरह है बेटी। चुड़ैल खाना खा लेती है और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कई मौके मिलने के बाद भी चुड़ैल ऋषि को नहीं मार पाती। फिर चुड़ैल रूप लेकर छुपकर अपनी गुफा में जाती है। रोशनी, आ गई तुम? हो गया काम? नहीं माँ, मैं ऋषि को नहीं मार सकी। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पागल मत बनो, तुम सब भूल गई हो। हाँ माँ, मैं सब भूलना ही चाहती हूँ। मैं भी ऋषि से प्यार करने लगी हूँ। मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं किया आज तक। रोहन से तो मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन ऋषि से तो हो गई है। मैं उसे नहीं मार सकती। मैं अब वहीं रहूंगी। चुड़ैल वापस घर आती है और जल्दी से रोशनी का रूप बदलती है। उसे रूप बदलते हुए ऋषि की माँ देख लेती है। अरे मर गई रे। नहीं, ये तो चुड़ैल है। वो डर के उसी बाबा के पास जाती है जिसने रोहन की जान निकालकर ऋषि में डाली थी। बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लो। वो उन्हें सारी बात बताती है। बाबा जी उनके घर आते हैं और रोशनी को पहचान लेते हैं। चली जा ऋषि की जिंदगी से, नहीं तो मैं तुझे कैद कर लूंगा। बाबा जी, मैं ऋषि को मारने आई थी, लेकिन अब मैं ऋषि से सच्चा प्यार करती हूँ। उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे कैद मत करो। लेकिन बाबा उसकी बात नहीं मानता और मंत्र पढ़ने लगता है। रोशनी गुफा की तरफ भागने लगती है। बाहर उसे ऋषि मिलता है। अरे रोशनी, तुम कहाँ भागी जा रही हो? रोशनी कुछ नहीं कहती और गुफा की ओर अपनी माँ के पास भागती है। बाबा, ऋषि और ऋषि की माँ भी उसके पीछे जाते हैं और गुफा तक पहुँच जाते हैं। रोशनी गुफा में जाते ही चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे क्या हुआ रोशनी? माँ, वो बाबा मुझे कैद करने आ रहा है। मुझे बचा लो, मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ। रुक जा इच्छाधारी चुड़ैल, कहाँ तक भागेगी? अच्छा, तो तू इस रोहन को जिंदा करना चाहती थी, ऋषि की जान निकालकर? हाँ बाबा जी, ये सच है। लेकिन ऋषि, तुम मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम्हारे प्यार ने मेरे इरादे को बदल दिया है। मुझे बचा लो ऋषि। तुमने ऐसा क्यों किया रोशनी? मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना। ऋषि, मैं तुम्हें सब सच बताने ही वाली थी। सोचो, अगर तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती, लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा नहीं किया। बाबा उसकी एक नहीं सुनता और उसे बोतल में कैद करने लगता है। रुको बाबा जी, आपको किसी की जान निकालकर मुझे जिंदा नहीं करना चाहिए था। गलती हमारी भी है माँ, आप रोशनी को छोड़ दो। हाँ बाबा जी, मुझसे भी गलती हो गई। आप इसे छोड़ दो। गलती पहले हमने की थी। ये इतने दिनों से हमारे साथ है, फिर भी इसने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। ठीक है चुड़ैल, मैं अपनी शक्तियों से तुझे इस चुड़ैल योनि से मुक्त करता हूँ और अब से तू एक आम औरत बन जाएगी। बाबा जी अपनी शक्ति से चुड़ैल पर रोशनी डालते हैं
और रोशनी के हटते ही चुड़ैल हमेशा के लिए रोशनी बन जाती है और रोहन की लाश को चुड़ैल की माँ जला देती है और मुक्त हो जाती है। फिर ऋषि और रोशनी भी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। शीतल अपने छोटे से घर में हंसी खुशी रहती थी। शीतल के माँ बाबूजी बहुत ही गरीब थे और एक फैक्ट्री में काम करते थे। शीतल की माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। एक दिन की बात है जब शीतल के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। शीतल के सभी दोस्त उस पार्टी के लिए बड़े ही एक्साइटेड थे, पर शीतल बड़ी उदास थी। अरे शीतल, क्या हुआ? सब तो इतना खुश हैं, तो उदास क्यों है भाई? नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि इस पार्टी में तो सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आएंगे, पर मेरे पास तो सब बेकार कपड़े हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन लेना। नहीं ललिता, मेरे पास जो है मुझे उसी में खुश रहना चाहिए। शीतल और ललिता आपस में बात कर ही रहे थे कि कॉलेज की सबसे सुंदर और सबसे अमीर लड़की शीना शीतल के पास आकर बोलती है, अरे क्या हुआ शीतल मैडम, पहनने के लिए आपके पास कपड़े नहीं है क्या? वैसे मैंने सुना है तुम्हारी मम्मी कपड़े वपड़े ही सिलती हैं, तो बोल दो ना उनको कि तुम्हारे लिए एक बहन जी वाला सूट बना दे। तुमको मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम अपने पर ध्यान दो। शीतल की गरीबी और उसके कपड़ों का सब लोग मजाक उड़ाते थे, पर शीतल कभी उन पर ध्यान नहीं देती थी और बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। पर इस बार उसको बड़ी ही बेइज्जती महसूस हुई। वो सीधा अपने घर गई और फिर अलमारी में से अपनी गुल्लक निकालकर उसे फोड़ दिया। गुल्लक में से कुछ सिक्के और नोट निकले, जिनको उठाकर शीतल गिनने लगी। अरे ये तो बस 150 रुपए ही हैं, इनसे क्या ही आ पाएगा। मुझे नहीं लगता मैं किसी पार्टी में जा पाऊंगी, और पुराने कपड़े पहनकर मुझे वहां पर बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। शीतल अपने आप ही बड़बड़ा रही होती है कि तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और शीतल से बोलने लगती है, क्या हुआ बेटा, तो अकेले में अपने आप से बड़बड़ा क्यों रही है? अरे कुछ नहीं माँ, बस वो कॉलेज में पार्टी है ना, तो मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं हैं। सोचा था कि नए कपड़े खरीद लूंगी, पर गुल्लक में इतने पैसे ही नहीं हैं। तो तू एक काम कर, इन पैसों का कपड़ा और कोई सुंदर सी लेस ले आ। देख फिर मैं क्या बढ़िया सी ड्रेस बनाती हूँ तेरे लिए। क्या सच में माँ? शीतल बड़ी खुश हो जाती है और बाजार से सुंदर सा कपड़ा लेकर आती है। शीतल की माँ उस कपड़े से उसके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाती है, जिसे देख शीतल बहुत ही खुश होती है। वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपको इतने सुंदर सुंदर कपड़े सिलने आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। 2 दिन बाद शीतल की फेयरवेल पार्टी होती है। शीतल अपनी ड्रेस पहनकर बड़े अच्छे से तैयार होकर जाती है। शीतल एक परी से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वहाँ जब सब लोग शीतल को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। शीतल, ये तू है? तू तो कितनी सुंदर लग रही है, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। अरे ये ड्रेस तो मेरी माँ ने बनाई है। क्या सच में? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये घर पर बनाई गई है। शीतल की ड्रेस को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। शीना भी शीतल की ड्रेस को देखकर बहुत चिढ़ने लगती है। शीतल पार्टी में बहुत एंजॉय करती है और खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ से 2-3 ड्रेस बनाने को बोलती है। उसकी माँ ये सुनकर बड़ी खुश होती हैं और कुछ ही दिनों में ड्रेसेस बनाकर तैयार कर देती हैं। अब उन ड्रेसेस को देखकर शीतल के पास और ऑर्डर आने लगते हैं। धीरे धीरे शीतल और उसकी माँ इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि वो अपना एक बुटीक ही खोल लेते हैं। ये देखकर शीना शीतल से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगती है। उसकी चिढ़ इस हद तक पहुँच जाती है कि वो एक रात शीतल के बुटीक में आग लगाकर चली आती है। अब आएगा असली मजा, जब जलकर राख हो जाएगा और फिर देखती हूँ कैसे ये नई ड्रेस पहनकर कॉलेज आएगी। अब तो इसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। शीतल का बुटीक बुरी तरह से जलने लगता है। शीना तो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि अंदर शीतल की माँ देर तक काम करती है और आग लगने की वजह से वो अंदर ही फंस गई हैं। कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है, बचाओ मुझे। बेचारी अंदर जलकर मर जाती है और कोई भी उसकी चीख पुकार नहीं सुन पाता। जब शोर होने लगता है तब शीतल घर के बाहर आती है और अपना जलता हुआ बुटीक देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ, मेरी माँ अंदर है, कोई उनको बचाओ, कोई उनको बाहर निकालो, मेरी माँ, अरे कोई बचाओ। शीतल की माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। शीतल बेचारी बिल्कुल अकेली रह जाती है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कुछ दिन वो कॉलेज भी नहीं जाती, पर जब वक्त गुजर जाते हैं तब शीतल धीरे धीरे खुद को संभालती है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अकेले कैसे जीऊंगी और ये घर अकेले कैसे चला पाऊंगी। लोगों के कपड़े बनाकर देने, घर का किराया देना है और राशन भी लेकर आना है। मैं बिना पैसे के ये सब कैसे कर पाऊंगी। शीतल ये सब सोचती हुई सो जाती है, पर उसके सोने के बाद उस बुटीक की लाइट अपने आप जल जाती है
और फिर एक चुड़ैल आकर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। मैं फटाफट सारे कपड़े सिलकर तैयार कर देती हूँ। सुबह शीतल के उठने से पहले मुझे ये 4 ड्रेस तो तैयार करनी। चुड़ैल पूरी मेहनत से ड्रेस तैयार करने में लग जाती है। पूरी रात लगाकर वो 4 ड्रेस तैयार करके चुड़ैल वहां से चली जाती है। उसके बाद शीतल कॉलेज के लिए उठती है। आज कितने दिनों बाद मैं कॉलेज जा रही हूँ, मन भी नहीं कर रहा पर जाना तो पड़ेगा। माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं और मुझे माँ का ये सपना पूरा ही करना होगा। शीतल कॉलेज जाने के लिए एक बार अपनी माँ को महसूस करने उस बुटीक में जाती है। वहाँ 4 ड्रेस टंगी देखकर वो हैरान रह जाती है। शीतल ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आती हैं और शीतल से बोलती हैं, अरे वाह, हमारी ड्रेस तैयार भी हो गई। आंटी जी ने तो बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा मैंने उन्हें बताया था। हाँ सच में बिल्कुल वैसा ही है। वैसे आंटी जी कहाँ हैं? वो तो कुछ दिनों पहले इस बुटीक में आग लग गई तो जलकर मर गई। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं और शीतल से बोलती हैं, अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सच में सुनकर बड़ा ही दुख हो रहा है। बेचारी बहुत अच्छी थी, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती थी। ये ड्रेस भी उन्होंने कितनी सुंदर बनाई है। दोनों लड़कियां शीतल के हाथ में ढेर सारे पैसे रखकर चली जाती है। शीतल उन पैसों को देखकर मुस्कुराने लगती है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अलमारी को खोलती है। वो वही अलमारी होती है जिसमें उसकी माँ ड्रेसेस का कपड़ा, लेस और बाकी सामान रखती थी। इसमें से वही कपड़ा गायब है जिसकी बनी ड्रेसेस वो दोनों लड़कियां अभी लेकर गई हैं। आखिर इस अलमारी से कपड़ा निकालकर ड्रेसेस बनाकर बुटीक में रखी किसने? कहीं ये माँ तो मेरी मदद नहीं कर रही। शीतल की आवाज सुनकर तुरंत वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ बेटी और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है और अभी तुम कितनी तकलीफ में हो। शीतल अपनी माँ को देखकर बड़ी खुश होती है। बेटी अब बस तू एक काम कर, इस बुटीक को हमें वापस खड़ा करना है। मैं सब संभाल लूंगी, बस तू इसे बंद मत करना। शीतल कॉलेज न जाकर बुटीक की अच्छे से सफाई करके उसे पहले जैसा बना देती है। उसके बाद वो सब सामान लेकर अपनी माँ को दे देती है। चुड़ैल रात को बैठकर सारी ड्रेसेस तैयार करके रख देती है, जिससे शीतल के सब खर्चे अच्छे से निकल रहे होते हैं। मैंने इसकी बुटीक में खुद अपने हाथों से आग लगाई थी, जिससे इसकी माँ भी जलकर मर गई थी, तो फिर इसका बुटीक फिर से कैसे चलने लगा। उसी दिन कॉलेज में प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करती हैं, जिसमें कि कॉलेज की लड़कियां फैशन शो के लिए चुनी जाती हैं। शीतल भी उसमें अपना नाम दे देती है। उस दिन शीतल अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। शीतल उस फैशन शो की तैयारी में जुट जाती है। उसकी माँ भी दिन रात उसकी ड्रेस बनाने में लगी रहती है। जल्द ही फैशन शो का दिन भी आ जाता है। शीतल अपनी माँ की बनाई हुई ड्रेस पहनकर फैशन शो में जाती है और सब उसकी ड्रेस देखकर दंग रह जाते हैं। आखिर में रिजल्ट घोषित किया जाता है, जिसमें शीतल ही विनर बनती है। शीना ये देखकर जल भुन जाती है। शीना फिर से उस रात चुड़ैल के बुटीक में जाती है। अब मैं क्या करूं, कैसे अंदर जाकर देखूं? शीना चुपके से घर के रास्ते से अंदर जाती है। घर के अंदर से ही बुटीक का पिछला दरवाजा होता है जो खुला होता है। शीना चुपके से दरवाजे की तरफ जा ही रही होती है कि उसके पैर में कुछ चुभ जाता है और उसकी चीख निकल पड़ती है। चीख की आवाज सुनकर शीतल और उसकी माँ सतर्क हो जाते हैं। शीतल बाहर आकर देखती है तो बाहर शीना होती है। शीतल की माँ वहीं खड़ी सब देख रही होती है, पर वो शीना को दिखाई नहीं देती। शीना के जाते ही शीतल की माँ शीतल से बोलती है, शीतल, इसी की वजह से आज मैं जिंदा नहीं हूँ। यही थी वो उस रात हमारे बुटीक के बाहर। आप ये क्या बोल रही हो माँ? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बेटी, मैं सच बोल रही हूँ। ये 100% वही लड़की थी जो उस दिन आई थी और जिसने दुकान में आग लगाई थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी माँ। इसको सबक मैं सिखाऊंगी, तो चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ। चुड़ैल तुरंत शीना के पीछे जाती है और उसकी गर्दन पीछे से पकड़ लेती है। शीना चुड़ैल को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है, मैं वही हूँ जिसके बुटीक में तूने आग लगाई थी। शीतल की माँ मैं ही हूँ और मैंने तुझे अच्छे से पहचान लिया है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था अंदर आप हो। मैं आज के बाद शीतल को कभी परेशान नहीं करूंगी, दूर रहूंगी उससे, मैं कसम खाती हूँ। याद रखना, मैं शीतल के हमेशा आसपास ही रहूंगी और अगर तुमने या किसी ने उसे परेशान किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। शीना उस दिन के बाद से शीतल के साथ कुछ बुरा करने का नहीं सोचती है। उसके बाद शीतल अपना कॉलेज भी खत्म कर लेती है और अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलती है, जिसमें वो अपने माँ के बनाए डिजाइनर कपड़े बेचती है।